नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आम के बाग में फल बेधक कीट की समस्या और रोकथाम के उपाय। सीड ड्रिल मशीन से बुआई का काम होगा आसान। आम के वृक्ष इन दिनों फलों से लदे हुए हैं और कई स्थानों पर इनकी तुड़ाई भी होने लगी है। पर इस समय इन फल बागों में फल बेधक कीट का प्रकोप देखा जा रहा है, जो कि फलों की क्वालिटी खराब कर देते हैं। तो इसकी रोकथाम आप कैसे करें, आइए जानते हैं RCAR प्लांडू रांची के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर जयपाल चौधरी से। किसान भाइयों, हम देख रहे हैं कि जो जिन्होंने आम का बगीचा लगा रखा है, आम के फलों की खेती कर रहे हैं, वो उनका पिछले 1-2 साल से और इस विशेष रूप से इस वर्ष में यह देखा गया है कि जो आम के टिकोरे थे उसी अवस्था में उस फल के अंदर में फल बेधक का कीट का प्रकोप काफ़ी देखा गया है। फल बेधक कीट आम का एक प्रमुख कीट है जो फल उत्पादक क्षेत्रों की एक प्रमुख समस्या है। फल बेधक फल के मध्य भाग एवं बीज दोनों को प्रभावित करता है, किंतु वह बीज को मुख्य रूप से प्रभावित करता है, जिससे फल खाने लायक नहीं रह जाता है। यह कीट, इसके बारे में थोड़ा पहले बताना चाहूँगा। अगर किसान भाई खेत में जाकर के बहुत सारा फलों उस टाइम में देखे होंगे कि फलों बहुत ज़्यादा फल गिरे थे, और गिरने के पीछे में अगर उसी फल को तोड़ करके देख रहे हैं तो उसमें सफ़ेद और लाल रंग की एक क्रमानुसार सफ़ेद लाल सफ़ेद ऐसे करके धारियाँ आपको दिखाई दी होंगी। यह कीट, जिसको हम रेड बैंडेड कैटरपिलर बोलते हैं, यह कीड़ा मुख्य रूप से इससे पहले क्योंकि यहाँ पे 3-4 साल से हम देख रहे हैं, इससे पहले ये जो उड़ीसा के तटीय इलाके हैं जहाँ पर हाई ह्यूमिडिटी रहती है, ज़्यादा तापमान रहता है, उस इलाकों में आम की फसल का मुख्य कीट था। लेकिन कुछ सालों से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कीट बहुत ज़्यादा, स्पेशली बिहार में बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। झारखंड के कुछ इलाकों में भी इसका प्रकोप देखा गया था। जिस स्थान पर फल आपस में एक दूसरे को छू रहे होते हैं, वहां इस कीट की सुंडी जाला बनाकर फलों को खाती है। नवजात सुंडी फलों की बाह्य छिलके को खाती है, जबकि उम्र बढ़ने के साथ यह फलों में छेद कर गुदे को खाती है। प्रभावित फलों से काला और कत्थई रस निकलने लगता है, जो चिपचिपे धब्बों के रूप में फलों पर देखा जाता है। कीट द्वारा उत्पन्न क्षति के स्थानों पर संक्रमण के पश्चात फल सड़ने लगते हैं। किसान भाई जरूर ध्यान दें, अगर जो आम का जो बगीचा है, जिस बगीचे में इसका प्रकोप हुआ है, उस बगीचे में जहाँ पर सबसे पहले करना है, जो फल गिरा हुआ है आसपास में, क्योंकि इस कीट जो गिरा हुआ फल है उसी में आपका पिल्लू जो कैटरपिलर है वो रहता है, उसी से फिर मोथ बन करके वापस से अंडे देता है। तो जो फल गिरे हुए हैं उन फलों को हटा करके नष्ट करें। सबसे पहला जो तरीका है, जो पहला कीट नियंत्रण की जो विधि है, इस कीट को नियंत्रण करने की विधि है, वो ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि आपका जो बगीचा है वो साफ रहेगा और उसका संक्रमण कम बढ़ेगा। दूसरा, इसमें हम बहुत सारे कीटनाशकों का प्रयोग करने की संस्तुति दी है। उसमें से अगर देखते हैं तो प्रोफेनोफोस 2 ml प्रति लीटर या फिर लैम्डा साइलोथ्रीन 1.5 ml प्रति लीटर, इस जो 2 इंसेक्टिसाइड थे, इनका अल्टरनेट रूप से अगर छिड़काव करते हैं 1 या 2 आवश्यकता अनुसार, तो इन जो कीटनाशकों के छिड़काव से बहुत ज़्यादा इसका कीट का अच्छे से नियंत्रण हमने देखा है। फल विकास की प्रारंभिक अवस्था में लेम्डा साइहेलोथ्रिन 5 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या क्विनाल्फास 25 EC दवा 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। पहली छिड़काव के 15 दिन बाद एक और छिड़काव करें। हर छिड़काव में कीटनाशी रसायन बदलते रहें, जिससे कीटों में रसायन के प्रति प्रतिरोधी क्षमता का विकास न हो।
बागों से सूखी टहनियों एवं कीट ग्रसित फलों को एकत्र करके नष्ट कर देना चाहिए। बशर्ते यह है कि जो आम का जो बगीचा है उसकी साफ सफाई ज़रूर रखें। इससे साफ सफाई से आपका ये कीट कम इसका प्रकोप होता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए जो भी हैं उसमें मिथाइल यूजिनोल बेस्ड जो फेरोमोन ट्रैप्स हैं उनका प्रयोग करें, और साथ में ही उन कीटनाशक जो सेफर हों जैसे स्पिनटोर या स्पाइनोसेड, इनका आवश्यकता अनुसार 1 या 2 छिड़काव तुड़ाई के 10 से 15 दिन पहले ज़रूर करें। और जो फल नीचे गिरे हुए हैं उनको बगीचों से हटा करके या तो गड्ढे में दाब दें, या जो बहुत सारे जो पशु जैसे जो सुअर की खेती करते हैं उनको डाल देंगे तो वो खा जाते हैं। तो इससे आपको उन गिरे हुए फलों को नष्ट करना है, ये ज़रूर ध्यान रखें। और फल जो तुड़ाई हो ज़्यादा पकने से इंतज़ार न करें, थोड़ा पकने की शुरुआत हो उसी टाइम में तोड़ लें, तो इस कीट से जो प्रकोप है फल मक्खी से, इससे बचा जा सकता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हाँ, जैसा कि किसान भाई आप देख रहे हैं कि अभी हमारा गेहूं कट चुका है और धान की बुआई करना है। धान की खेती रोपाई और सीधी बुवाई से की जाती है। रोपाई करने में पानी अधिक लगता है और लागत बढ़ती है, जबकि सीधी बुवाई में लागत बहुत कम आती है। ऐसे में अगर उपज की बात करें तो सीधी बुवाई की तुलना में रोपाई की गई फसल से अधिक उपज मिलती है। लेकिन आज सीधी बुवाई के लिए सीड ड्रिल का प्रयोग होने से सीधी बुवाई से भी अच्छी उपज मिल रही है। आज ना तो आसानी से श्रमिक मिल रहे हैं और ना ही सही समय पर वर्षा हो रही है। ऐसे में धान की सीधी बुवाई काफी कारगर है। लेकिन कई क्षेत्रों में सीड ड्रिल के प्रयोग में किसानों को समस्याएं आती है और सीड ड्रिल की बुवाई दूरी ठीक से मेंटेन नहीं कर पाते हैं और इस वजह से उपज में गिरावट आती है। जो सीड ड्रिल है हमारा वो 9 टाइन, 11 टाइन, 13 टाइन होती है। तो 13 टाइन चूँकि बड़ी है तो कैपेसिटी हमारे जो ट्रैक्टर का होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, 45 हॉर्स पावर से ऊपर के ट्रैक्टर से हम चलाते हैं। और जो 9 टाइन, 11 टाइन है वो हम 35 हॉर्स पावर से आराम से चलाते हैं। तो जैसा कि किसान भाई अभी देख रहे हैं कि धान की बुआई कर रहे हैं, अगर धान की सीधी बुआई करना है तो हम लोग सीड ड्रिल से भी करते हैं। अगर आप धान की सीधी बुवाई करने जा रहे हैं तो रेतीली जमीन पर सीधी बुवाई कभी ना करें, क्योंकि इसमें लोहे की कमी होती है। इसलिए हमेशा रेतीली दोमट और गाद दोमट जैसी मिट्टियों में ही धान की सीधी बुवाई करें। सीधी बुवाई के समय सीड ड्रिल की सेटिंग ठीक से कर ले, जिससे सही जगह पर बीज गिरे और पौधे की आपसी दूरी उचित रहे। जब भी हम करेंगे तो सीड बॉक्स, एक उसमें जो सीड ड्रिल होता है उसमें सीड बॉक्स, फर्टिलाइजर बॉक्स होता है। और 9 टाइन या 11 टाइन से जनरली हमारे जो बिहार में होते हैं 9 टाइन और 11 टाइन से होते हैं। 13 टाइन जनरली पंजाब में, हरियाणा में बड़े बड़े किसानों को यूज़ करते हैं। तो हम लोग 9 टाइन, 11 टाइन में यूज़ करते हैं। तो सीड बॉक्स में सीड डाल दें। जो आप अगर सीड रेट रखते हैं, अगर 25 kg, 30 kg या फिर हाइब्रिड कोई छोटे दाना का है, तो अगर आप 7 kg, 8 kg पर हेक्टेयर जो भी रखते हैं वो सीड हिसाब से आप पहले कैलिब्रेट कर दें। कैलिब्रेट करना बहुत ही आसान है। कैलिब्रेट का मतलब होता है कि प्रति कट्ठा या प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर में आप कितना सीड की बुआई करेंगे, और वो सीड जो है हमारा यूनिफॉर्मली पूरे जो खेत में जो हमारा 1 कट्ठा, अगर मान लिया आप लेते हैं, सपोज डेट के लेते हैं कि 1 kg 1 कट्ठा में डालना है, तो 1 kg हमारा 1 कट्ठे के अंदर पूरे जो एकदम प्रॉपरली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, क्योंकि हमारा सीड टू सीड और रो टू रो डिस्टेंस हमारा मेंटेन करे। तो हम लोग पहले कैलिब्रेट करते हैं। कैलिब्रेशन के लिए कुछ भी नहीं है, उसमें एक ड्राइव व्हील होता है और एक डेप्थ व्हील होता है। तो डेप्थ व्हील से कैलिब्रेशन के समय हम लोग कुछ नहीं करते। ड्राइव व्हील में आप देखेंगे, ड्राइव व्हील कैसे समझेंगे कि ये ड्राइव व्हील है, तो इसमें आप देखेंगे कि लगे होते हैं। चक्के के ऊपर एक उभड़ा हुआ लोहे का भाग लगा रहेगा, जो कि हमारा वहाँ से पावर मिलता है हमारा सीड मैट्री मैकेनिज्म को चेन और स्प्रोकेट के द्वारा। तो हम लोग
आप ड्राइव व्हील को क्या करते हैं, उठा लेते हैं। उठाने के बाद आप देखेंगे कि सबसे पहले हम एक उसका चौड़ाई, सीड ड्रिल का चौड़ाई लेते हैं, चौड़ाई और जो हमारा ड्राइव व्हील है उसका परिधि, दोनों को गुना करते हैं। दोनों को गुना करने के बाद जितना आता है आप देखेंगे, अगर एक चक्का आगे की ओर घूमा और हमारा चौड़ाई मशीन का अगर 2 मीटर है या 1 मीटर है, तो उतना चौड़ाई और ड्राइव व्हील का परिधि को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार घूमने में वो हमारा जो फॉरवर्ड डिस्टेंस, आगे का दूरी को तय करता है। तो उस हिसाब से हम दोनों को मल्टीप्लाई करके एक एरिया निकालते हैं कि एक एरिया में हमारा कितना धान गिरा। और हमारा अगर जो 1 एकड़ की बात करें तो 4000 मीटर स्क्वायर होता है, हर कोई जानते हैं 4000 मीटर स्क्वायर 1 एकड़ में ज़मीन होता है। तो 1 एकड़ ज़मीन में हमारा कितना गिरना चाहिए, अगर आप कह रहे हैं कि 7 kg गिरना है तो वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उसमें। तो उसी को हम लोग कैलिब्रेट करते हैं। करने के बाद चक्के को घुमाते हैं, अगर 20 चक्कर या 25 चक्कर लगा लिए अपने हिसाब से चक्के को, और दोनों को मल्टीप्लाई करके जो एरिया है, अगर 20 किए तो 20 गुना 20 कितना गिरना चाहिए, तो एक छोटा यूनिट ले करके उसके बाद हम लोग कैलिब्रेट करके सीधे बुआई के लिए हम जो ज़मीन हमारा धान का तैयार किए रहते हैं उसमें हम लोग लेके जाते हैं, सीड वाले बक्से में डाल दिए और पीछे जो हमारा लीवर है उसको फिक्स कर देते हैं कैलिब्रेशन करने के बाद। और उसके बाद जो हमारा मशीन है वो करीब 3 से 3.5 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से हमारा वो ट्रैक्टर चलना चाहिए, जिससे कि हमारा जो फ्रूटेड रोलर है वो आसानी से हमारा सीड को ड्रॉपिंग अच्छी तरह से हमारे ज़मीन में करे और वो बुआई हो जाए। चूँकि अभी हमारे जो किसान भाई देख रहे होंगे कि बारिश का मौसम अभी थोड़ा देर से आ रहा है, बारिश नहीं हो रहा है, तो आप अगर बुआई कर दिए सीड ड्रिल से डायरेक्ट सीडेड, और उसके बाद आप जैसे ही पहला पानी उस पर पड़ेगा, पानी पड़ने के साथ सारा सीड वो जर्मिनेट कर जाएगा और जर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन एक इसमें ड्रॉबैक है कि थोड़ा वीड ज़्यादा होता है, क्योंकि सीधी बुआई में जो खरपतवार है वो ज़्यादा आते हैं। तो खरपतवार को हम लोग पहले ही उसको मैनेज कर देते हैं, या तो हम पहले कोई जो खरपतवार नाशक या केमिकल्स है उससे मार देते हैं, या फिर हम खेत की तैयारी करते हैं उसमें खरपतवार को हटा देते हैं पूरी तरह। इस विधि से धान की खेती में खरपतवार की समस्या का अगर सही समाधान कर लेंगे तो आप अच्छी उपज ले सकते हैं। इसके लिए आप धान की बुवाई से 15-20 दिन पहले खेत की जुताई करके छोड़ दें। 1-2 बारिश के बाद खरपतवार निकलेंगे, जिन्हें बुवाई करने से पहले जुताई करके पलट दें। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो धान की बुवाई करने के 5 से 6 दिन पहले ग्लाइफोसेट दवा या 24 घंटे पहले पैराक्वाट का छिड़काव करके खरपतवारों को खत्म कर सकते हैं। या बुवाई करने के बाद 2 दिन के दौरान पेंडिमेथिलीन या प्रेटिलाक्लोर या ऑक्साडाइरिल खरपतवार नाशी का छिड़काव करके खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इन सभी उपायों को नहीं अपना पा रहे हैं तो 15 से लेकर 30 दिन की फसल में भी खरपतवार नाशी दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। इन अवस्थाओं पर प्रयोग के लिए तमाम दवाएं बाजार में मौजूद हैं। तो अगर आप देखेंगे कि सीधी बुआई और जो पुरानी विधि है हमारा, उससे लगभग हम 30 से 35% तक हम बचत कर लेते हैं हमारा जो इनपुट में। और इनपुट में अगर बचत कर ले तो आपका जो खेती है वो लाभप्रदक होगा ही। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। आमतौर पर फसलों में कीट और रोगों का प्रकोप होता ही है। खासकर फसल की शुरुआती अवस्था में ये दोनों ही फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। अगर किसान बीज को सही तरीके से उचित रसायनों से उपचारित करके बीजों की बोनी करे तो इस समस्या को काफी हद तक रोका जा सकता है। तो चलिए बीज उपचार की सही विधि के बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर PC यादव से। आज अपन बात करेंगे बीजोपचार के बारे में। जैसे बच्चे को जन्म गुट्ठी दी जाती है, वैसे ही पौधों की बीजोपचार एक जन्म गुट्ठी है, जिससे उनका आगे अच्छा लालन पालन पोषण हो सकता है, अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं।
हमेशा देखने में आता है कि किसान फसलों में लगने वाले रोगों और कीटों के नियंत्रण के लिए कई तरह के रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, जिससे लागत खर्च बढ़ जाती है और फसल उत्पादन भी कम मिलती है। तो इस तरह की समस्या से किसान कैसे बचे, इस बारे में जानते हैं। तो इसमें बीजोपचारित बहुत महत्व है, क्योंकि खरीफ ऋतु में वातावरण में तापमान के साथ साथ आर्द्रता बनी रहती है, और आर्द्रता तापमान जब ज़्यादा रहते हैं दोनों, तो फफूंदनाशक रोगों का ज़्यादा प्रकोप होता है। आज के समय में खेती में लागत को कम करने के लिए कई उपायों को समय पर अपनाना आवश्यक है, जिसमें एक है बीज उपचार, जो बहुत ही कम खर्च में आसानी से किया जा सकता है। और अब बात आती है कि किसान फसलों को रोगों और कीटों से बचाने के लिए बीजों को उपचारित किस तरह से करे, इसकी सही विधि क्या है, इस बारे में जानते हैं। बीजोपचार का एक वैज्ञानिक तरीका है, जिसमें FIR मतलब पहले फंजीसाइड से उपचारित करो, फिर इंसेक्टिसाइड से करो, फिर राइजोबियम कल्चर से करो। कुछ ऐसी फसलें होती हैं बिना दाल वाली फसलें, जिनमें राइजोबियम नहीं लेते, तो उनमें आप फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड से उपचारित कर सकते हैं। मूंग की फसल में पहले अपन फंजीसाइड जैसे कि थायरम से उपचारित कर सकते हैं, और इंसेक्टिसाइड में अपन इनको उपचारित करने के लिए अपन पिप्रोनिल ले सकते हैं। पिप्रोनिल जो लिक्विड आता है, या इमिडाक्लोरपिड लिक्विड आता है 600 FS, उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में अपन राइजोबियम कल्चर से उपचारित करेंगे। इसी के साथ साथ जैसे कुछ किसान भाई मूंगफली उगा रहे हैं, तो मूंगफली उगाने वाले किसानों को भी ये सलाह दी जाती है कि वो इसी तरीके से बीज उपचार करें। थायरम से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। थायरम के अलावा जो कीटनाशक दवाई है इमिडाक्लोरपिड 600 FS, उससे बीज उपचारित करें, तो आने वाले टाइम में उनके ज़मीन में जो कीड़े लगते हैं उनसे बचा जा सकता है। इसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी खरीफ की जैसे बाजरा हुआ, तो इन जैसे मैं बता रहा हूँ, बीजोपचार करने से काफ़ी फ़ायदे हैं। अगर आज अपन बीजोपचार करते हैं तो आगे जाके अपन पौधों को बड़ी बीमारी से बचा सकते हैं, और उसमें होने वाले खर्च जब बचेगा तो किसान की आय में भी बढ़ोतरी होगी। इसलिए बीज उपचार को हमेशा ही महत्व दिया गया है। तो ये बीज उपचार करें और अधिक मुनाफा कमाएं। किसान भाइयों, बीज उपचार करने के फायदे अनेक हैं, जो इस प्रकार से हैं। खेत में बीजों का समान अंकुरण होता है, खेत में पौधों की संख्या उचित रहती है, फसल रोग और कीटों से मुक्त होती है, फसल से अच्छी गुणवत्ता के साथ अधिक पैदावार मिलती है, फसल उत्पादन में लागत कम लगती है और फायदा अधिक होता है। आमतौर पे देखा गया है कि किसान भाई जैसे जैसे बताते वैसे करते हैं, लेकिन कई बार गलती हो जाती है। तो बीजोपचार में प्रमुख सावधानियां कौन कौन से रखें? एक तो बीजोपचार में सबसे पहले किसान भाई अपनी खुद की सुरक्षा करें। उसके लिए पहले अपने हैंड ग्लोव्स मतलब दस्ताने पहने, मुंह पे मास्क लगाएं, और बीजोपचारित करते समय खाने पीने की चीज़ों से दूर रहे, और उस दौरान बच्चों को भी आसपास नहीं आने दें। बीजोपचार जैसा तरीका बताया FRI सिस्टम, उसके हिसाब से करें। और फसल के जैसे ही अपन फसल बोएंगे उसके तुरंत पहले भी बीजोपचार अपन कर सकते हैं। कई बार एक किसान ये होता है कि बीजोपचार 5 दिन पहले कर लेता है और बुआई 5 दिन बाद में करता है, तो वो गलत तरीका है। 1 दिन पहले आप बीजोपचार करके रख सकते हो, या कुछ घंटों पहले रख लो। इस सबसे बढ़िया है कुछ घंटों पहले बीजोपचार करके और हाथों हाथ बुआई करो, जिससे नुकसान होने की संभावना कम होती है। धन्यवाद। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हरिपुर, जिला दुमका के कृषक संदीप कुमार ने। ये सूकर की झारसुक नस्ल के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो संदीप कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। हमारे जो पढ़े लिखे युवा लोग हैं, रोजगार की तलाश में रहते हैं, और बहुत सारे युवा लोग अभी पशुपालन से जुड़ रहे हैं। देसी सुअर गांवों में पाया जाता है, जो अनुत्पादक नस्ल का होता है। इनकी वृद्धि दर, बच्चे देने की क्षमता बहुत कम होती है तथा आर्थिक दृष्टिकोण से ये कम उपयोगी है। वहीं झारसुक सुअर की एक संकर प्रजाति है। झारसुक झारखंड के अलावे अन्य राज्यों में भी पाली जा सकती है। झारसुक प्रजाति देसी सुअर एवं ब्रिटेन के टैमवर्थ नस्ल से विकसित की गई है।
सूकर की प्रजाति बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जो तैयार की गई है, जिसका नाम है झारसुक, यह एक संकर नस्ल है और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। चूँकि ये हाइब्रिड नस्ल है और ये देसी नस्ल के साथ मिला करके इसको बनाया गया है, तो ये यहाँ के वातावरण के लिए भी काफ़ी उपयोगी साबित हो रहा है। और जो झारसुक नस्ल है वो विदेशी नस्ल की तुलना की, अगर विदेशी नस्लों से तुलना करें तो इसमें बीमारियां की संभावना कम होती है। अगर देसी नस्ल से झारसुक की तुलना करें तो देसी की तुलना में इससे 2 से 3 गुना ज़्यादा फायदा होता है। तो झारसुक नस्ल एक वरदान साबित हो रहा है हमारे किसानों के लिए जो सुकर पालन से जुड़े हैं, और वो 2 से 3 गुना ज़्यादा आमदनी कर सकते हैं। ज़्यादातर किसान अभी भी देसी नस्ल के सुकर पालन कर रहे हैं। उनको ज़रूरत है कि अब वो उन्नत नस्ल के सुकर पालन करके, जो झारसुक नस्ल है उसका पालन करके वो ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी करें। झारसुक की विशेषताएं। यह नई प्रजाति देखने में चमकीले बालों वाली तथा शरीर से काफी सुडौल होती है। ये एक काले रंग की नस्ल है, फलस्वरूप इसका मांस उजले सुअर के मांस की अपेक्षा महंगा और आसानी से बिकता है। ये प्रजाति 1 वर्ष की उम्र में ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 100 किलो वजन का होती है, जबकि देसी सुअर मात्र करीब 40 किलो वजन का ही हो पाता है। देसी सुअर एक बार में 4 से 7 बच्चे देती है, जबकि झारसुक 8 से 12 बच्चे देती है। यह नई प्रजाति वर्ष में 2 बार बच्चा देती है, जबकि देसी मादा सुअर 2 वर्ष में मात्र 3 बार बच्चे देती है। साथ ही साथ झारसुक जो है देसी नस्ल की से अगर तुलना की बात करें तो अगर 5 से 6 किलो दाना खा करके 1 किलो वजन बढ़ाता है देसी नस्ल, तो झारसुक नस्ल 2.5 से 3 किलो दाना खा करके 1 किलो वजन बढ़ाता है। साथ ही साथ झारसुक नस्ल काला रंग होने के कारण काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर किसान जो है काले रंग के सुकर को पसंद करते हैं। झारसुक नस्ल चूँकि देसी नस्ल से मिलकर बना है, तो यहाँ के वातावरण के लिए काफ़ी उपयोगी है, काफ़ी अच्छा साबित हो रहा है। वातावरण में काफ़ी अच्छी तरह से एडजस्ट करता है और बीमारियाँ होने की संभावना इसमें कम होती है दूसरे पशुओं की तुलना में। तो ज़्यादातर किसान परेशान होते हैं कि सुकरों में जो बीमारी है वो आ जाती हैं, तरह तरह की समस्याएं होती है, लेकिन झारसुक नस्ल जो है काफ़ी हार्डी होता है और इसमें बीमारियां होने की संभावना काफ़ी कम होती है, जिससे किसानों को ज़्यादा फायदा होता है। आहार व्यवस्था। ऊर्जा स्रोत के लिए सुअरों को मकई के बदले सस्ते दर में मड़ुआ या चावल का चोकर भी खिलाया जा सकता है। दाना मिश्रण में 50% मकई को इमली के बीज से बदला जा सकता है। दाना मिश्रण में 30% तक मेहरा यानी चावल और मड़ुआ का फर्मेंटेड वेस्ट को मिलाया जा सकता है। होटलों की जूठन सामग्री के साथ सुअरों को हरी घास तथा चारा भी खिला सकते हैं। इससे लगभग 30% दाना मिश्रण की बचत की जा सकती है। तो प्रति सुकर 12 से 15 हज़ार उसको शुद्ध लाभ हो सकता है। और दूसरी तरह अगर बच्चे के लिए तैयार करते हैं तो 15 से 20 हज़ार प्रति मादा सुकरी प्रति वर्ष वो उनकी आमदनी हो सकती है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं।
प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।